ये जो हमारी घर गृहस्थी की छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं दोस्तों, कई बार कुछ लेडीज़ के लिए ये सिरदर्द बन जाती है। तो आज की जो वीडियो है, वो ऐसी लेडीज़ के लिए है जिनको घर गृहस्थी के कामों को करने में दिक्कत आती है। तो बहुत ही प्यारी सी वीडियो होने वाली है, आपको बहुत कुछ सिखाकर भी जाने वाली है। वीडियो को देर नहीं करूँगी, शुरू कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी सबसे पहली टिप की तरफ। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है, उसमें हमने यहाँ पर लिया है कोलगेट पेस्ट। अगर आपके पास कोलगेट पेस्ट नहीं है तो कोई और भी व्हाइट पेस्ट आप ले सकते हैं। कोलगेट पेस्ट को लेने के बाद हमने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। तो लगभग 1/8 टीस्पून हमने यहाँ पे बेकिंग सोडा लिया है। कोलगेट के साथ बेकिंग सोडा को आपको यहाँ पर अच्छे से मिलाना है। जो सोडा है और जो कोलगेट है, दोनों ही मिलकर किसी भी जगह से पीलेपन को हटाने का बहुत अच्छा सा काम करते हैं। अब क्या होता है कि बर्तन धुलते-धुलते या फिर खाना बनाते-बनाते लेडीज के नेल्स पर कई बार पीलापन बहुत ज्यादा जम जाता है या फिर हमारे नेल्स वगैरह गंदे हो जाते हैं। अगर आप जैसे गार्डनिंग का भी काम करते हैं तो भी आपके नेल्स पर बहुत ज्यादा मिट्टी की परत जम जाती है। ऐसे टाइम पर आप ये सोल्यूशन बनाकर अपने सारे नेल्स पर अच्छे से अप्लाई कर लें। ये अप्लाई आप अपने पैरों के नेल्स पर भी कर सकते हैं और हाथों के नेल्स पर भी। मैं यहाँ पर सिंपल हाथों के नेल्स पर करके दिखा रही हूँ। और इसके बाद क्या होगा कि आपको इसको 2 से 3 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है या फिर आप इसे रब करते हुए और अपना काम भी करते रहें, मतलब हाथों की रबिंग भी करते रहें। उसके बाद से आपको इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर देना है। ज्यादा नहीं रखना, सिर्फ 2 से 4 मिनट। अब इसके बाद से मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ। वॉश करने के बाद आप देख रहे हैं नेल्स बहुत अच्छे से साफ हो गए हैं, एकदम शाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब भी आपके नेल्स पर कोई पीलापन जम जाए, मसालों के दाग, हल्दी के पीलेपन के या फिर किसी और चीज के, तो आप अपने नेल्स की इस तरीके से वीक में एक बार क्लीनिंग कर सकते हैं। आइए एक और बहुत ही काम की टिप बताती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम राजमा या छोले इस टाइप की चीजें भिगाना भूल जाते हैं और उसी टाइम पर हमारे बच्चे जिद करने लगते हैं इन्हें खाने की। जैसे मेरी बेटी को भी राजमा ही खाना था, अब मैंने इसको भिगाया नहीं था, तो राजमा मैंने यहाँ पर ले लिया है प्रेशर कुकर में। और राजमा जब भिगाए नहीं है तो इनको बनाना कैसे है, चलिए ये भी ट्रिक शेयर करती हूँ। राजमा लेने के बाद आपको क्या करना है, हमेशा अपने फ्रिज में आप थोड़े से आइस क्यूब्स जमा कर जरूर रखिए। ये जो आइस क्यूब्स हैं हमारे इस तरह के ट्रिक में बहुत ज्यादा काम आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर में राजमा लिया है जो कि लगभग 1 कप है और इसके बाद से आपको लेना है आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स लगभग 7 से 8 आप यहाँ पर डाल दीजिए। ज्यादा राजमा है तो आप ज्यादा आइस क्यूब्स ले सकते हैं। इसके बाद से हमें यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालना होगा, तो जैसे आइस क्यूब्स भी मेल्ट होंगे वो भी पानी होगा, साथ ही हमने यहाँ पर 1 कप के लगभग पानी और ऐड कर दिया है। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाइए। अब राजमा को आपको 5 से 6 सीटी आने तक कुक कर देना है या फिर 1 सीटी आने के बाद आप इसे 5 से 7 मिनट के लिए सिम फ्लेम पर छोड़ दीजिए। राजमा इतना बढ़िया सॉफ्ट होगा दोस्तों कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने राजमा को सोख ही नहीं किया था। जी हाँ, चलिए मैं राजमे को पकाकर भी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए राजमा हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। एक राजमा को आपको मैं फोड़कर भी दिखाती हूँ, फिंगर के नीचे रखते ही ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। और इसकी सब्जी जब मैंने बनाई तो सब्जी भी बहुत ज्यादा टेस्टी बनी थी, लगा ही नहीं था कि मैंने इसे इंस्टेंट सोक किया है। तो आप राजमा को या फिर छोलों को इस तरीके से सोक करके और इंस्टेंट बना सकते हैं। कैसी लगी टिप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है मूंगफली को लेकर। कई बार मूंगफली को हम सिर्फ भून कर खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मूंगफली को आप अच्छे से बॉयल करके नमक के पानी में भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको मूंगफली को उबालने का बहुत अच्छा सा प्रोसेस बता देती हूँ कि आपको मूंगफली को इस तरह से पानी में डुबा देना है, यानी कि मूंगफली भीगी हुई होनी चाहिए। और उसके बाद से मूंगफली को पानी से छान लीजिए और पानी से छानने के बाद इसे किसी गहरे बर्तन में रखिए। और चूंकि मूंगफली हमने यहाँ पर लगभग आधा किलो के लगभग ली है, आप मूंगफली में 2 चम्मच भर के नमक डाल दीजिए। भीगी मूंगफली है तो नमक इजिली अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। नमक को अच्छे से इस तरह से मिक्स कर दीजिए। अब जो ये जो नमक है ये हमारी मूंगफली में बहुत अच्छे से अंदर जो है पहुंच जाता है। इसके बाद से आपको लेना है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर ऐसा लीजिए जो मतलब मूंगफली आप भरें तो थोड़ा सा स्पेस इसमें रहे। जैसे मैंने भी मूंगफली ज्यादा भिगोली थी लेकिन बाद में मैंने थोड़ा सा कम कर दिया था। तो अभी यहाँ पर मूंगफली डालने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, बहुत थोड़ा सा, जितने में कि कुकर में स्टीम बन जाए। तो यहाँ पर देखिए हाफ कप के लगभग हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे, बहुत ज्यादा पानी ऐड नहीं करना है। उसके बाद से ढक्कन लगाकर आप इसको कम से कम 5 से 6 सीटी आने तक पका लीजिए या फिर आप इसे सिम फ्लेम पर 10 मिनट तक पका सकते हैं, जिससे मूंगफली बहुत अच्छे से अंदर तक सॉफ्ट हो जाती है। मूंगफली उबल चुकी है, मैं आपको फोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो बॉइल्ड मूंगफली है दोस्तों, ये नमक और चटनी के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, हेल्दी भी बहुत होती है और हम मतलब हमारी भूख को भी शांत करती है।
नेक्स्ट टिप है मिक्सी के पीले पड़े जार को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि मिक्सी से बहुत ज्यादा स्मेल आती है, मिक्सी का जो ब्लेड है वो पीला पड़ जाता है, मिक्सी में कई तरह के दाग पड़ जाते हैं क्योंकि हम इंस्टेंटली कुछ ना कुछ इसमें पीसते ही रहते हैं, कभी मसाले, कभी कोई पेस्ट, या फिर कभी जैसे सर्दियों के दिन है तो ग्रीन पत्ते वगैरह। तो इसके लिए आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर लेना है और दवाई का कोई पुराना पत्ता लेना है। पत्ता दवाई के जो हमारे खाली होते हैं उनको बिल्कुल मत फेंकिएगा। मैं इससे जुड़े हुए बहुत सारे हैक्स आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर और जो हमारा दवाई का पत्ता है, दोनों को हम साथ में लेंगे। उसके बाद से आपको लेना है सीजर और दोनों ही चीजों को हम यहाँ पर मिक्सी के जार में कट करके डालते जाएंगे। यानी कि पूरा हमने एक हाथ का न्यूज़पेपर लिया है और एक दवाई का पत्ता लिया है। इस तरीके से बारीक आपको इसमें मिक्सी के जार में चॉप कर देना है। उसके बाद से हमें लेने हैं नींबू के छिलके, घर में होते ही हैं, नींबू निकाला हुआ उसके छिलके ले लीजिए, छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए। थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे मिक्सी का जार चल सके। उसके बाद से मिक्सी के जार को अच्छे से चला दीजिए 30 से 40 सेकंड। और ये देखिए जो ये लुगदी बनकर तैयार होती है, इस लुगदी को अब आपको फेंक देना है। लुगदी के को फेंक कर आपको इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है और आप चाहें तो एक बार डिटर्जेंट से भी साफ कर लें। आप देखेंगे मिक्सी के अंदर की जो गंदगी है, जो पीलापन है, वो साफ हो जाते हैं। इसके अलावा मिक्सी की जो ब्लेड की धार है वो भी बहुत अच्छे से साफ हो जाती है। तो मतलब हमारे बहुत सारे मनी सेविंग काम हो जाते हैं इस ट्रिक की मदद से। नेक्स्ट टिप है हमारे डोरमैट्स को लेकर। कई बार डोरमैट्स बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं और जब हम इन्हें झाड़ते हैं, चाहे उल्टा करके चाहे सीधा करके, पर इनकी गंदगी पूरी नहीं निकलती है। जो छोटे छोटे दाने जैसी चीजें या मिट्टी के कण फंसे होते हैं, उनको निकालना कई बार मुश्किल होता है और जरूरी नहीं है कि हर डोरमैट पर हम पानी ही डाल सके। तो डोरमैट की क्लीनिंग के लिए मैं जो तरीका यूज करती हूँ वो होता है कपड़े वाली ब्रश का। मैं यहाँ पर कपड़े वाली ब्रश ले लेती हूँ और कपड़े वाली ब्रश की मदद से मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से जैसे आपको दिख रहा है, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, और डोरमैट को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। आपका डोरमैट चाहे किसी भी फैब्रिक का हो, चाहे कैसा भी हो, अगर आप उसको कपड़े वाली ब्रश से साफ करेंगे इस तरीके से, तो इसमें जो फंसे हुए बाल हैं, मिट्टी के कण हैं, या फिर कोई भी गंदगी, धूल मिट्टी के जो है कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो सभी इसमें से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कपड़े वाली ब्रश से हमें ज्यादा जोर भी नहीं आता, बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और हमारा डोरमैट इस तरीके से बहुत अच्छा सा क्लीन भी हो जाता है। क्लीन करते करते आपको खुद ही दिखेगा कि कहाँ गंदगी फंसी है और उस जगह को आप वापस से क्लीन कर सकते हैं। तो ये भी एक टिप छोटी सी है लेकिन बड़े ही काम की है, और जो ब्रश में गंदगी फंसे उसको आप बाद में निकाल कर फेंक सकते हैं। ये एक और टिप बताती हूँ जो कि क्लीनिंग को लेकर ही है। तो इस तरह के जो स्टील के जूने होते हैं, कई बार जब हम इनसे क्लीनिंग करते हैं किसी भी जगह की, कई बार हम अपने टाइल्स वगैरह रगड़ते हैं, फर्श रगड़ते हैं, तो हमारे हाथों में कट लग जाते हैं। तो अब ये जूना है या फिर तवा वगैरह साफ करते हैं तो जूना को तो इस्तेमाल करना ही होता है, लेकिन अगर आप फर्श की क्लीनिंग कर रहे हैं तो ये स्टील के जूने को आप एक छोटा सा वाइपर ले लीजिए जो किचन में होता है। इस वाइपर में इस तरीके से पहना दीजिए। ये जो जूने होते हैं ये बड़े ही सॉफ्ट और स्ट्रेचेबल से होते हैं। उसके बाद से आप जिस भी फर्श की क्लीनिंग कर रहे हैं, जहां की भी क्लीनिंग कर रहे हैं, अगर आप मिट्टी वगैरह साफ करने का काम कर रहे हैं तो इस तरीके से वाइपर को घुमा दीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो स्टील का जूना है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है और आपके हाथ भी नहीं कटते हैं, साथ ही उस जगह की क्लीनिंग भी बड़ी ही आसान हो जाती है।